सुबह सुबह में सबसे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र के भंडारा से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। अस्पताल में आग लगने की वजह से 10 बच्चों की मौत हो गई। जिला अस्पताल में यह दर्दनाक हादसा हुआ, 7 बच्चों को बचा लिया गया है। पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, हमने बात की डॉक्टर साहब से भी, जो कि अस्पताल से जिला अस्पताल के हैं, जिन्होंने बताया कि नर्स उस वक्त वहीं पर उस वार्ड में ही मौजूद थी, लेकिन अभी भी अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो इतनी देरी से क्यों खबर मिली? अस्पताल स्टाफ क्या पर्याप्त मात्रा में वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं था? खामियां, कमियां क्या कुछ नजर आ रही है वहां से? पंकज, नवजोत, यहाँ पर जो पता चल रहा है और जिस प्रकार से दावा सिविल सर्जन ने किया है कि वहाँ पर नर्स मौजूद थी और जब उसको सबसे पहले पता चला, और जिस हालत में नवजात जो न्यू बॉर्न बेबीज है, इन्फेंट बेबीज है, जो हालत में पाए गए, उससे ये पता चलता है कि वहाँ पर जो धुआं निकला या जो आग लगी वो काफी देर तक वैसा होता रहा, और क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था इसीलिए वो पता नहीं चला। क्योंकि नर्स जब वहाँ पर पहुंची तब ऑलरेडी वहाँ पर धुआं था, वहाँ पर आग लग चुकी थी, और जब स्टाफ मेंबर्स वहाँ पर आए तो बदन काला पड़ चुका था इन नवजात बालकों का। तो ये जो डॉक्टर साहब या जो सिविल सर्जन दावा कर रहे हैं कि पर नर्स मौजूद थी, ये अपने आप में कितना दम है इसमें ये पता चलता है। और उस पूरे फ्लोर पे कितने बाकी स्टाफ मेंबर्स थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। फायर अलार्म क्यों नहीं बजे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और जिस प्रकार से ये जिला अस्पताल है जो कि राज्य सरकार चलाती है, बहुत बड़ा स्टाफ यहाँ पर होता है, 5 मंजिला ये अस्पताल है, तो इससे से ये सवाल, कई सवाल खड़े हो गए हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी निग्लिजेंस हुआ है, लापरवाही हुई है। और डॉक्टर साहब बता रहे हैं या इस प्रकार से 7 बालकों को बचाया गया है क्योंकि वो एक दूसरे सेक्शन में थे। तो ये न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जो बालक होते हैं, जो कि प्री मैच्योर, उनकी बर्थ वहाँ पे प्री मैच्योर बर्थ होता है, 37 वीक्स के पहले उनका बर्थ हो जाता है, उनके कई ऑर्गन्स नहीं चलते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ रखा जाता है। उन्हें लगातार उनकी देखरेख की जाती है, उनका इलाज लगातार होते रहता है। वहाँ पे राउंड द क्लॉक स्टाफ का होना जरूरी होता है, और हर घंटे वहाँ पर आना, हर एक बालक को, नवजात को, उसको देखना, उसको क्या हालत है, उसके जो भी मेडिकल टर्म्स में जो भी उनकी देखरेख की जाती है वो लगातार होती रहती है। और जो परिजन होते हैं या जो माँ होती है उसे कहीं दूर रखा जाता है उससे, क्योंकि इसको फीडिंग भी आर्टिफिशियल तरीके से फीडिंग की जाती है क्योंकि उनके ऑर्गन्स नहीं चल रहे होते। तो ये जो अभी घोर लापरवाही जो समझ में आ रही है, इसके ऊपर क्या कदम उठाती है सरकार ये तो होगा, लेकिन इतनी बड़ी दर्दनाक घटना, इतने परिवारों को इतना बड़ा सदमा पहुंचना, ये एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है नवजोत। बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन, हालांकि सही कहा पंकज आपने, क्योंकि जब हम भी बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खामियां और कमियां छुपाने की कोशिश ही कर रहे थे। बड़ी बात देखिए, मल्टी स्टोरी अस्पताल है। एक सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि किस मंजिल पर ये पूरा वार्ड था, और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि सिर्फ जब हमने उनसे पूछा कि क्या सिर्फ एक ही नर्स थी, उन्होंने कहा नहीं, वहां पर 2 से ज्यादा स्टाफ मौजूद थे। बिल्कुल, यहाँ पर अगर 2 से ज्यादा स्टाफ मौजूद थे और थोड़ा भी धुआं निकलता है तो कोई भी इंसान, उससे धुएं की गंध पहले आती है, उससे नॉर्मल इंसान को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, और तभी वो अलार्म बजना चाहिए था, या बाकी लोगों को, वहाँ के नवजात जो बालक है उनको वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर देना चाहिए था। अगर वहाँ पर स्टाफ होता तो इसपे से साफ होता है कि शायद उस फ्लोर पे ही कोई नहीं था। रात के 2 के करीब अगर ये घटना हो रही है और जब ये धुआं कहीं किसी को समझ में आया तब ये दौड़कर वहां पे गए हैं, तो काफी कुछ यहाँ पर छुपाने की भी कोशिशें हो रही है। ये भी पता चलता है कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है, वहां पर कोई था ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने प्राथमिक रूप पे हमें दूर रहकर भी समझ आ रही है कि इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई है। बिल्कुल, सफोकेशन से, दम घुटने से बालकों की मौत हुई है, बदन काला पड़ चुका है, ऐसे डॉक्टर खुद बात करते हुए बता रहे थे कि 10 के 10 नवजात बच्चों का जो बालक है उनके बदन काले पड़ चुके थे, एक के बदन पे जलने के निशान है। तो ये काफी कुछ बताता है। जिस हालत में बाकी के दृश्य वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि जलने के जो भी वहाँ पर चीजें है या पता चल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी घोर लापरवाही समझ में आ रही है। नजर बना रहे कि पंकज, हम लौटेंगे आपके पास। पंकज केलकर लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात अब किसान आंदोलन की करते हैं। 45वें दिन भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। न किसान मान रहे न सरकार।
कल एक और दौर की बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही। एक बार फिर से बात 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अटक गई है। सरकार कृषि कानून वापस लेने पर राजी नहीं है। किसान कह रहे हैं कि उससे कम उनको कुछ मंजूर नहीं है। और उधर आज सोनिया गांधी भी किसान मुद्दे पर अपने आला नेताओं के साथ एक अहम बैठक करने वाली हैं। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। फिर वही ढाक के 3 बात। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों की बातचीत एक बार फिर बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के अड़ियल रुख की वजह से किसानों और सरकार की बातचीत 2.5 घंटे भी नहीं चली। किसान कृषि कानूनों को हटाने की मांग पर अड़े थे तो सरकार उन्हें लागू करने पर अड़ी थी। नतीजा फिर मैच टाई हो गया। मीटिंग में कोई नहीं निकला, मीटिंग बेसट्टा जी। सरकार ने कह दिया कि अपने मंत्री ने कह दिया, खेतीबाड़ी मंत्री ने, कि कोई भी जिहड़ा वा वो कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि देश के लोग कानून को साथ में है, कानून को अच्छा बोल रहे हैं, कानून वापस नहीं होंगे। असि क्या ही कानून वापस कराएंगे, गल और डराक जारी है। क्या आपको बताएंगे, कुछ भी नहीं। सरकार ने क्या कहा है? सरकार तो कहती है भी रिपील नहीं होती। अच्छा, रिपील नहीं होते तो फिर बुलाया क्या उन्होंने? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि रिपील कराएंगे। अगर ये रिपील नहीं होंगे तो फिर हमको बताते, बुला दीजिएगा। किसानों ने आज सरकार से 2 टूक में पूछ लिया कि आप मामले का हल निकालना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो हमें लिख कर दे दीजिए। किसानों ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों की वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। निपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ। कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है। किसान संगठनों ने आंदोलन को लेकर बीजेपी नेता के बयानों पर एतराज जताया, साथ ही सरकार को जिद छोड़ने की नसीहत भी दी। मीटिंग में सरकार के पक्ष से कहा गया कि जब ऐसा ही गतिरोध बना रहेगा तो बेहतर है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही, और इसलिए ये विषय आता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को डेट भी लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट की बातचीत इस मामले में आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में निर्णय देंगे तो सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रतिबद्ध है ही। सरकार ने बैठक के दौरान किसानों को ऑफर दिया कि अगर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के अलावा उनके पास कोई ऑफर है तो उस पर विचार करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन किसान नहीं माने। इसके बावजूद सरकार को उम्मीद है कि अगली बातचीत में इस मामले का हल जरूर निकलेगा। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत के 8 दौर में सिर्फ 6ठे दौर में कुछ नतीजा आया था, जिसमें सरकार ने किसानों की 2 मांगे मान ली थी। उसके बाद से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। अब किसानों के साथ सरकार की अगली बातचीत 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। सवाल ये है कि क्या उस बातचीत में समाधान निकलेगा या फिर किसानों को मिलेगी एक और तारीख। सबसे कम देर तक बैठक चली क्योंकि सरकार ने आते ही साफ कर दिया था कि हमको पूरे देश का सोचना है, कुछ लोगों का नहीं सोचना है, क्योंकि बाकी जगह पर लोग चाहते हैं ये कानून रहे और इस कानून का फायदा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन तीनों कानूनों पर आप चर्चा करें। किसानों को साफ तौर से अपील की, लेकिन किसानों ने आज बैठक में मौन व्रत भी धारण किया और उन्होंने आज लंगर भी नहीं खाया। किसानों ने मीटिंग में सरकार के सामने नाराजगी व्यक्त करने की कोशिश की कि अगर इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं अगर आप कानूनों को वापस नहीं लेंगे। अब अगली बैठक 15 जनवरी को बुलाई गई है। सरकार ने फिर कहा है कि हम चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो और किसान इस बिल पर चर्चा करें। कैमरामैन अशोक गहलोत के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में पिछले 4 दिनों में करीब 50 कौओं की मौत सामने आने के बाद अब बर्ड फ्लू की दहशत ज्यादा बढ़ गई है। जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है। बर्ड फ्लू का खौफ देश के दूसरे हिस्से से उड़ता हुआ राजधानी तक पहुंच गया। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के एक पार्क की हैं। पार्क के सुपरवाइजर के मुताबिक पिछले 3 से 4 दिनों से यहां कौओं की मौत हो रही है। जब ये खबर सरकार तक पहुंची तब हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आनन फानन में निर्देश दिया और रैपिड रिस्पांस टीम पार्क में पहुंची। पशुपालन विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मयूर विहार के पार्क में रिस्पांस टीम को 17 कौओं की लाश मिली, जिसमें से 4 को जांच के लिए भेज दिया गया है और बाकी को गहराई में दफन कर दिया गया। ये 4-5 दिन से रोज मर रहे हैं, 40-50 कौवे डेली मर रहे हैं। डेली मर रहे हैं? हाँ, उन्हें दबवा दें। इसके पहले ऐसा होता था? नहीं। तो आप जैसे कहाँ पे दबवा दे रहे हैं उनको, कहाँ पे ये अच्छा, ये जो जगह जगह पे ये गड्ढे बना रखे हैं आपने। दिल्ली के दूसरे इलाके में भी कौओं की मौत की खबर से दहशत है। द्वारिका के एक पार्क में 2 कौओं की लाश मिली है, जिसमें एक सैंपल को भोपाल के लैब के लिए भेजा गया है। हस्तसाल के डीडीए पार्क में 16 कौओं की मौत हुई है, जिसमें से 4 सैंपल को जालंधर के लैब में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार ने देश में तेजी से पांव पसारते बर्ड फ्लू के बीच पहले ही रैपिड रिस्पांस टीम ऐलान कर दिया है और हालात पर पैनी नजर रख रही है। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओखला पक्षी विहार में अभी तक एक भी परिंदे की मौत नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों को तमाम एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि दिल्ली में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दहशत का आलम ये कि लोगों ने चिकन खाना बंद कर दिया है और मुर्गा मंडियों में सन्नाटा पसरा है। देश भर में बर्ड फ्लू का खौफ है और उस खौफ का असर क्या दिल्ली के मुर्गा मंडियों में हो रहा है। हम इस वक्त देश ही नहीं और देश के एक सबसे बड़े मुर्गा मंडी गाजीपुर मुर्गा मंडी में है, जो कि दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर कई सारी सावधानियां भी बरती जा रही हैं। साथ ही साथ उसका क्या कुछ असर पड़ रहा है पैसों पर, कारोबार पर, उसका भी हम सीधा ब्यौरा लेंगे। कई सारे प्रिकॉशन रखे गए हैं, जैसे कि अगर कोई जहां पर भी कोई मौत होती है किसी पक्षी की या चिकन की, तो उसको सीधे पिट में डाला जाए। और भी बाकी तैयारियां हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं उसको बताने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ आप लोगों ने इस पूरे मंडी में व्यवस्था रखी? इस मंडी के लिए हमने अपना स्टाफ भी लगाया हुआ है, सपोर्टिंग स्टाफ, जो हमारा डेली रेगुलर मॉनिटरिंग करता रहता है। और हम एक हेल्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, जो जहां से जिस पोल्ट्री फार्म से बर्ड्स आती है, लाइव बर्ड, तो वहां के रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर के थ्रू एक हेल्थ सर्टिफिकेट आता है कि दीज ऑल बर्ड्स आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारा 90% जो प्रॉब्लम है वो वहीं फिनिश हो जाती है। फिर भी हम 10% को और श्योर करने के लिए लाइव बर्ड का इंस्पेक्शन करते हैं। रेगुलर सैंपलिंग वगैरह हमारी होती रहती है। बर्ड फ्लू खतरनाक है, लेकिन खतरा टाला जा सकता है अगर हम सावधान होंगे। सावधान रहिए और बर्ड फ्लू के खौफ से दूर रहिए। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कंगना पर राजद्रोह का केस हुआ तो उन्हें जोर से ठेस लगी। कंगना राजद्रोह के केस में पूछताछ के लिए बांद्रा थाने में पेश हुई, लेकिन यहां उन्होंने हेरोइन वाला स्टाइल और आत्मविश्वास भी दिखाया। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्वीट से नफरत उगली और पिछले 4 महीने से चली आ रही कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई आज कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को थाने तक खींच लाई। जी हां, कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस लगा है और इसी के चलते वो मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश हुई हैं। ये पूरा देश जानता है कि कंगना रनौत की महाराष्ट्र सरकार से लेकर महाराष्ट्र पुलिस से ठनी हुई है, लेकिन जब कंगना थाने पहुंची तो वो आत्मविश्वास से भरी हुई दिखी। वो लगातार अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिला रही थी। कंगना की पुलिस स्टेशन में सफेद लग्जरी कार से एंट्री होती है। सफेद साड़ी, हीरोइन वाला गॉगल और सेलिब्रिटी वाला अंदाज और Y+ सिक्योरिटी के बीच
ये देखकर रत्ती भर नहीं लगा कि वो पुलिस पूछताछ के लिए डरी सहमी हुई आई हैं। आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि आखिर कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस क्यों लगा है और किसने कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आज हम कंगना की इस कानूनी लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कंगना का एक और वीडियो जो अब जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कंगना ने बड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि उन्हें जानबूझकर टॉर्चर किया जा रहा है। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है, और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। हम आपको बता दें कि कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। हम आपको कंगना के पिछले दिनों किए गए वो तमाम ट्वीट्स और वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद ने लगाए हैं और उन पर राजद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके बाद बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दोनों कंगना रनौत और उनकी बहन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें पुलिस कार्रवाई में सहयोग के लिए कहा गया। इसी सिलसिले में कंगना और रंगोली से 2 घंटे पूछताछ की गई। ताज़ा तस्वीर आपको दिखा दूं कि Y+ सिक्योरिटी के साथ जो आई थी कंगना रनौत, उनकी बहन रंगोली और फिलहाल उनके जो एडवोकेट है रिजवान सिद्दीकी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बस 2 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद आखिरकार कंगना रनौत और उनकी बहन बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली है। आपको बता दें ये जो पूरा मामला है वो राजद्रोह को लेकर है और बॉम्बे हाईकोर्ट से उनको अरेस्ट की छूट है, लेकिन बांद्रा पुलिस स्टेशन का फिर भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जो अगली सुनवाई है बॉम्बे हाईकोर्ट में वो 11 जनवरी को है, यानी कि सोमवार को। खबर ये भी है कि बांद्रा पुलिस के लगातार 3 समन देने के बावजूद भी कंगना और रंगोली जांच में शामिल नहीं हुई थी। इसके बाद कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और एफआईआर को खारिज करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने का आदेश भी दिया। उसी आदेश का पालन करते हुए कंगना और रंगोली थाने पहुंची। मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर और मुंबई पुलिस के 3 समन लगे, जिसके बाद कंगना रनौत बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुई। हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो पहले ही कह चुकी हैं कि उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन कंगना ने एक वीडियो जारी करके कोर्ट के सामने भी सवाल उठा दिए कि क्या ऐसा जमाना आ गया है कि यहाँ पर महिलाएं अपनी आवाज नहीं उठा सकती हैं। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडिवल एज है जहाँ पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंगना के कई वीडियोस और ट्वीट संभाल कर रखे हैं, लेकिन कंगना कह रही हैं कि उनके घर जैसे ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया और वो आवाज भी न उठाएं। बांद्रा पुलिस ने अक्टूबर महीने में दोनों बहनों के खिलाफ एक शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया था, जबकि 9 सितंबर 2020 को बीएमसी ने उनके घर पर बुलडोजर चलाया था। उसके बाद कंगना ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए थे। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।
कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चला तो उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे से पंगा मोल ले लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि अब बुलडोजर की वही लड़ाई राजद्रोह तक आ पहुंची। कंगना ने उस वक्त जो ट्वीट किए थे उनकी आग अभी तक नहीं बुझी है। बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बुलडोजर और हथौड़ों की चोट से कंगना के किले को ढा दिया। उधर कंगना ने वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने वीडियो के साथ महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज भी किया और चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अब तो राम मंदिर पर ही नहीं कश्मीर पर भी फिल्म बनाएंगी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। अभिनेता सुशांत राजपूत के सुसाइड के बाद कंगना ने बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू किया था। उस वक्त कंगना मुंबई में नहीं थी। इसकी लड़ाई यहां तक आ गई कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना को मुंबई न आने की नसीहत दे डाली और इस पर कंगना ने संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया और 9 सितंबर मुंबई आने की तारीख भी फिक्स कर दी। कंगना ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मुंबई पीओके जैसी लग रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी थी कि दोबारा मुंबई ना आओ। मुंबई की सड़कों पर आजादी वाले चित्र बनाने के बाद खुली धमकी है। क्यों? मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी महसूस हो रही है। इसके बाद सबको अंदाजा हो गया था कि कंगना जैसे ही मुंबई लैंड करेंगी घमासान तगड़ा होगा। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी लेकर कंगना मुंबई पहुंची तो उनके घर पर बीएमसी का बुलडोजर चल चुका था। इसके बाद कंगना ने महाराष्ट्र सरकार पर राम मंदिर और बाबर वाला प्रहार कर डाला। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हथौड़े और बुलडोजर की चोटों से कंगना के सपनों का घर टूटा था। कहीं मलबा, कहीं फर्नीचर टूटा हुआ कंगना का किला पड़ा था। महाराष्ट्र सरकार के हमले को कंगना ने कैमरे में कैद किया और जमाने को दिखाने के लिए उसको पोस्ट कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि ये जो क्रूरता और आतंक है इसके कुछ मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अब पुलिस कंगना के इन्हीं ट्वीट्स और बयानों पर पूछताछ कर रही है। उद्धव ठाकरे से अदावत के बाद कंगना वापस अपने घर लौट गईं और 29 दिसंबर को फिर से मुंबई लौटी और 9 दिन बाद कंगना की बांद्रा पुलिस स्टेशन में राजद्रोह के केस को लेकर पेशी हो गई। मुंबई से सौरव वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।